सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान की सियासत पे छाए बादल छटने का नाम ले रहे हैं और ना ही खदशात की गर्द बैठ रही है और फिर सियासी जमातों की महाजराई से वो धूल उड़ रही है कि मंजिल क्या रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा। सूरत हाल यूं है कि हर जमात किसी भी कीमत पर हरीफ को पिछाड़ने के दर पे है। नताइज की परवाह किए बिना संगीन इल्जामात आयद किए जा रहे हैं। 26वीं तरमीम पास कराने वालों को बानी पीटीआई आइन का गद्दार करार दे रहे हैं और दूसरी जानिब हुकूमत पीटीआई को गैर मुल्की एजेंडे पर चलने वाली तहरीक इंतशार का नाम दे रही है। मौलाना फजलुर रहमान के बयानात अलग दर्जा हरारत बढ़ा रहे हैं और सूरत हाल फ्री स्टाइल रेसलिंग के उस रिंग जैसी है जहां कोई कानून कायदा नहीं, जिसका दाव लग रहा है सामने आने वाले को पिछाड़े जा रहा है। अब इस हफ्ज़दा सियासत के भयानक असरात हमें सोशल मीडिया पर गालम गलोच की शक्ल में दिखाई तो दे ही रहे हैं। आज 7 समंदर पार लंदन में भी दिखाई दिए जब साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की गाड़ी को मुश्तिल मुजाहिरीन ने घेर लिया। वज़ीर दाखिला के मुताबिक उन पर हमला किया गया, जिनके खिलाफ पाकिस्तान में मुकदमा भी दर्ज किया जा रहा है और उनके शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट भी ब्लॉक किए जा रहे हैं। ये किस किस्म की सियासत है और ये किन इक़दार को परवान चढ़ाया जा रहा है? क्या इख्तिलाफ राय का मतलब अब इस तरह की हरकत या दुश्मनी हो चुका है? तनकीद के मायने तनकीद करने वाले को यानी तबाह कर देने के मुतरादिफ है? क्या अहले सियासत है तहम्मुल, ज़ब्त, शाइस्तगी जैसे जो अल्फाज हैं अपनी डिक्शनरी से बिल्कुल खुरश लिए, ख़त्म कर दिए? ऐसा है तो फिर मेरे ख्याल से मुकालमा और मुफाहमत को भूल कर उसी दौर में लौट जाना चाहिए जहां इख्तिलाफ राय का मतलब ज़िंदगी से हाथ धोना था। सोचने की बात है इस हफ्ज़दा जो सियासी सूरत हाल है, इसमें केपी के जो अमन अमान है उस पर कौन तवज्जो देगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। जो मुल्क के अहम मामलात हैं उनकी तरफ तवज्जो कैसे दी जाएगी? और सियासत का ये जो एक ट्रेंड सेट किया गया है, जिसकी आज एक मिसाल मैं ये नहीं कहूँगी कि कायम की गई, जो कायम की गई मिसालें हैं उनको दोहराया गया और ये सिलसिला ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। ये किस हद तक ये मामला को कहाँ तक लेकर जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के इमेज का सवाल है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं जी नासिर भट्ट साहब, दानियल अजीज़ साहब और नईम हैदर पंजोता साहब। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। नईम हैदर साहब हमें कुछ देर के बाद ज्वाइन करेंगे। नासिर भट्ट साहब बल्कि दानियल अजीज़ साहब, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगी। दानियल साहब, आज ये जो काजी फाइज ईसा साहब पर लंदन में हमला हुआ है, कैसे देख रहे हैं आप? यहाँ तक चले गए हम लोग कि अगर इख्तिलाफ राय है किसी से तो इस तरह होना चाहिए? जी बिल्कुल, मैंने हमेशा ये एडवोकेट किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए और जो भी उनमें उनकी खामियां थी या जो भी उनका किरदार था उसका एक तरीक़ाकार है जो कानून वाज़े करता है। अगर वो महसूस करते हैं कि उनकी किसी एक हरकत से उनकी इंसाफ की फराहमी में कमी पेशी हुई है, उसका एक तरीक़ाकार है। आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दरख्वास्त दें उस जज साहब के खिलाफ या उस फैसले की अपील के लिए। इस तरह से अगर हम ये रास्ते में जाते हुए लोगों को ऐसे करने शुरू हो जाएंगे, इसका अंत कोई नहीं है। ये कोई तरीका नहीं है मुहज़्ज़ब किसी भी सोसाइटी का। हाँ ठीक है, प्रोटेस्ट का हक है, प्रोटेस्ट होना चाहिए, वो करें, लेकिन इस तरह से गिराओ जलाओ की जो सियासत है, मैं कम से कम इसके हक में नहीं। ठीक है, अच्छा नईम पंजोता साहब ने घर में ज्वाइन किया, तो नईम पंजोता साहब अगर आप मुझे शायद थोड़ी देर बाद हमें ज्वाइन करेंगे, कोई टेक्निकल फॉल्ट है। अच्छा जी नासिर भट्ट साहब, ये जो आज हुआ, इतनी इंतहा पसंदी जो सियासत में आ गई है, ये आगे जाके क्या गुल खिलाएगी और इसमें क्या हम किसी एक पार्टी को जिम्मेदार करार दे सकते हैं या ये सिलसिला शुरू से जारी है? मेरी आवाज आ रही है? जी नासिर भट्ट साहब, देखिए बात ये है कि जो कुछ हुआ ये पाकिस्तान की बदनामी हो रही है। पहले भी जब लंदन में ये जो कुछ होता था और वो लोग जो इसको प्रमोट करते थे, आज मुझे बताएं क्या वो बात हम जो करते थे वहाँ बैठे कि भाई आप आके किसी के अपने मुल्क की बदनामी करने में आप सबसे आगे थे। हम लोग, ये जो लोग आज ये कुछ कर रहे हैं, ये आज की बात है, इनका काम है, इनको प्रोमोट किया गया। जिन लोगों ने प्रोमोट किया अब उनकी भी आपको हालत पता। देखे क्या, मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन इससे बड़ी क्या बदनामी होगी कि एक साबका चीफ जस्टिस पाकिस्तान का वहाँ आता है और सिर्फ पाकिस्तानी अवाम, ये आप कहना कि दुनिया में बदनामी हो रही है कि दुनिया के जो गैर मुल्की लोग इकट्ठे हो गए, अवाम नहीं, अपने वो लोग, ये लोग पे रोल पे थे और कुछ ऐसे
काफी लोग, मैं नाम किसी का नहीं लेता, कि वो उनको लेके जाते हैं इधर आज। हर टोले में आप देखेंगे जो टिकटॉक चलती है चीजें, वो अपनी सेल्फ प्रमोशन के लिए ये हरकतें करते हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते कि हम अपने मुल्क की कितनी बदनामी कर रहे हैं। उनका हिसाब पहले भी हो जाता तो अच्छा था। आज अगर वज़ीर दाखिला साहब ने फैसला किया है कि उनके शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक किए जाए, उनको बिल्कुल सजा देनी चाहिए। और मेरे ख्याल में जो लंदन का कानून है, यूके का, वो भी हरकत में आ चुका है। वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगी तो वहाँ कोई माफी नहीं होगी। माफी तो यहाँ भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब मुझे ये यकीन है कि इन लोगों को अब सजा भी दी जाएगी और ये अपने अंजाम को पहुंचेंगे। ये लोग ना देखते हैं कि ये चीज जो हरकतें कर रहे हैं इससे मुल्क की कितनी बदनामी होती है। और ये देखें, वहाँ एक वो जमहूरी माशरा है, वो आप जाके ना तो 10 डाउनिंग स्ट्रीट में भी आप जाके एहतजाज करते हैं, लेकिन एक तरीका होता है कि आप पुलिस से इजाजत लेते हैं। 2 घंटे, 1.5 घंटा, 3 घंटा वो आपको इजाजत देते हैं कि आप बात कर। फिजिकली आप किसी से वहाँ ना किसी को रोक सकते हैं, ना झगड़ा कर सकते हैं। आप बातें आप करें, तकरीर करें। जब वो 3 घंटे पूरे होते हैं या 2 घंटे, उसके बाद पुलिस उनको कहती है आप चले जाएं, वो लोग चले जाते हैं। इस तरह के जमहूरी मुल्कों में होता है, लेकिन जो हम लोगों ने किया कल, ये नाकाबिले माफी है और ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये वैसे नवाज शरीफ साहब के साथ भी होता रहा। आपने देखा होगा जब नवाज शरीफ साहब, ये आपकी हुकूमत आने से पहले की खासतौर पे बात, तो वहाँ पर ये सब कुछ होता रहा। उनके घर के बाहर लोग जमा हो जाते थे, यंगस्टर्स, और इसी तरह की आवाज़ें लगाई जाती थीं कि उनका घर से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल और नामुमकिन बना दिया जाता था। और यही चीज़ अब दोहराई जा रही है। नासिर भट्ट साहब, तब भी कानून को हरकत में आना चाहिए था और इस मामले को संजीदगी से लेना चाहिए था। देखे ना, आप इसको छोड़ें, ये लोग, ये वो कौम है जो सऊदिया में भी चले गए, उन्होंने खाना खाबा में भी जाके इस तरह की हरकतें की, उन्होंने बेहरमती की, आपको पता ही है। फिर जब सऊदिया का कानून हरकत में आया तो ये वहाँ लोग वहाँ से रातों रात भागे, गायब हो गए। ये वही लोग हैं, इन लोगों को पाकिस्तान की कोई फिक्र नहीं है। ये लोग, ये वो माशरे में लोग इकट्ठे हो चुके हैं जो सिर्फ बदनामी के अलावा कुछ नहीं करते। और उन्होंने इस चीज से बहुत आगे निकल गए हैं कि इन हरकतों से वो अपने मुल्क की बदनामी कर रहे हैं, माशरे की। वो आप गैर मुल्कों को, गैर मुल्की लोगों को क्या मैसेज दे रहे हैं कि हम कैसी कौम है, हम क्या करते हैं। अपने जजेस को देखें, अगर यही करना था तो फिर जब साकिब निसार और आसफ सईद खोसा बंदयाल जो इतने कहते हैं कि गैर कानूनी फैसले कर गए, उन्होंने मियां नवाज शरीफ को पनामा से केस शुरू किया, कुछ नहीं मिला, तो उसने कहा जी नहीं, आपने मेरे बेटे से तनख्वाह नहीं ली, और वो उन्होंने को डिस्क्वालीफाई कर दिया फॉर लाइफ। आसफ सईद खोसा साहब है, उन्होंने ये किया। बंदयाल साहब है, उन्होंने एक सुप्रीम को एक जी 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 नईम हैदर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं टीम। जी नईम हैदर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। नईम हैदर साहब, काजी फैज़ ईसा साहब पे जो हमला हुआ है, इसकी मजम्मत तो यकीनन बनती है। हाँ, बहुत शुक्रिया डॉक्टर फैज़ल साहब, आपने मौका दिया जी। लेकिन पहली बात तो ये है कि एक तरफ अगर आप देखें काजी फैज़ल साहब को, वो गए लंदन, और दूसरी तरफ अगर आप देखें जस्टिस मंसूर साहब को, जो कि चीफ भी नहीं बने, जिनका रास्ता रोका गया बाकायदा तौर पर एक प्रॉपर प्लान बनाकर और वो सारा एग्जीक्यूट करके, वो चीफ भी नहीं बने, तो लोग उनके साथ सेल्फियां ले रहे हैं। और जहाँ पर काजी फैज़ल साहब गए हैं, वहाँ पर लोग नारे मार रहे हैं, उनके खिलाफ नारे मार रहे हैं, और वो गाड़ी पर कहीं से गुजरते हैं, लोग खड़े होते हैं, वो एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं, लोग खड़े होते हैं, वो एग्जिट किसी और रास्ते से लेकर निकलते हैं, इस वजह से कि लोगों का सामना होगा, लोग एहतजाज करेंगे, लोग बात करेंगे, लोग नारा बुलंद करेंगे, क्योंकि उन्होंने जो रोल अपना अदा किया है, जो उनका तरीकाकार रहा है, जो उनका कंडक्ट रहा है, जो कि पूरी एक मुकम्मल चार्जशीट है, वो आज उनके सामने आ रही है। जो पाकिस्तान में हुआ है, जो फंडामेंटल राइट्स की वोलेशन के ऊपर एक पटिशन भी दायर की गई कि जनाब ये हो रहे हैं, अगवाकारी हो रही हैं, छापे हो रहे हैं, लोगों को उठाया जा रहा है, वकील दिन दिहाड़े उठाए जा रहे हैं, मेरे भाई को उठाया गया है, उनके दौरे जो है वो टेन्योर के अंदर, इक़्तिदार के अंदर ये सारा मामला हुआ। और जिस तरह डाका डाला गया इलेक्शन के अंदर, कल देखा होगा आपने, एजाज चौधरी की वाइफ, उनकी भाभी है इम्तियाज, जो मंडी बहाउद्दीन से हमारे MNA हैं, उनके साथ जो सलूक किया गया है कि एक 11 साल का, एक जो 9 साल का बच्चा, दोनों के साथ जिस तरह से सलूक किया गया, जैसे उनको नंगे पांव वहां पर चलाया गया, जैसे नामालूम लोग घुस जाते हैं, जो कुछ आज किया गया मुल्क के अंदर, क्या उसके ऊपर काजी फैज़ल साहब ने मुल्क को इंसाफ दिया?
जब आप इदारे के ऊपर बैठकर एक सरबराह के तौर पर आप अपने फराइज सर अंजाम नहीं देते तो लोग फिर बोलते हैं, लोग बात करते हैं, लोग आपका पीछा करते हैं। आज मोहसिन नकवी हो, नवाज शरीफ हो, शहबाज हो या कोई हो, जो भी जब भी अवाम में यूं जाएगा तो लोग इन्हें गालियां निकालेंगे। उसकी वजह यह है कि इन्होंने काम ही गालियों वाला किया है। अगर इन्होंने अच्छा काम किया होता तो चाहे वो सऊदी अरब होता तो मंसूर साहब लोग जी ये कौन बोला? नासिर भट्ट साहब, सेनेटर नासिर भट्ट साहब। होता था फिर तो इमरान खान को सीधे पढ़ने चाहिए। नासिर भट्ट साहब की जब बारी आएगी ना उस वक्त बात कर लेंगे, क्योंकि मैं भी इधर इस वक्त जूम पे साइट पे हूं। अगर मैं मेरे पास तो मैं फिर ये बोल ले, फिर मैं इनकी आवाज जो है ना वो ऊपर ना होने देता, इनकी आवाज दबा लेता, क्योंकि अब मैं स्काइप पर हूँ तो मैं भी। अच्छा, वो भी स्काइप पर ही है वैसे, आज नहीं स्टूडियो में वो भी नहीं है। ताकि मैं अपनी बात मुकम्मल कर नवाज शरीफ हारे के नाम वो तो बगैर कहते हैं निकाह तो बेटी है, जाए उसको जाके देखो। वो सादिक और अमीन है, वो तो इसराइल के एजेंडे पे चल रहा है जिसका नाम इमरान खान है। जब आप मेरे लीडर का नाम इसे 2 दफा नासिर साहब अब जरा नहीं सब बोलने दे। एजेंडे पे आप चल रहे हैं और उस एजेंडे के तहत सेनेटर मुश्ताक को आपने गिरफ्तार करके उसके ऊपर मुकदमा बनाया। पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने एहतजाज किया फलस्तीन के हक में, आपने पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोगों को उठा लिया। हम तो 14 अगस्त के लिए झंडा लेकर निकले, आप पकड़ लेते हैं, आप मुकदमा बना देते हैं। आप उसमें आए ही नहीं जो इसराइल के खिलाफ तौर पे यूनानिमसली पास कर रहे थे, उसमें तो आप लोग एपीसी में शामिल इसराइल के खिलाफ थी। नहीं, ऐसे ना मेरा मौकफ जा रहा है ना उनका जा रहा है, फिर आप बंद कर देते हैं, फिर इनको बोलने देंगे। मैं नहीं बोलूंगा, आप बात करें, मैं आपकी बात सुनता हूँ, फिर मैं जवाब दे दूंगा आपको। करे बात आप। मैं बात कर रहा हूँ ना जी, मैं बात कर रहा हूँ, आप दरमियान में बोल पड़े। पहले पत्नी क्या क्या अगर एक बंदा तहम्मुल कर ले थोड़ा सा, आप एक प्लीज के हाथ से बाहर निकलेंगे तो मैं बोलूंगा, मैं भी उस तरह बोलूंगा जिस तरह आप बोलते हैं। मैं आपकी बात सुनता हूँ, अगर आप उसको तरीके से बात करेंगे तो जी। अच्छा, नईम साहब कंप्लीट कर लें पहले, या नासिर भट्ट साहब आप बात करेंगे? एक बंदा पहले बात कर ले ताकि दोनों की बात समझ जाए, अपनी बारी पर जवाब दें। नईम साहब बात कर रहे थे, वो करें बात। चले नईम साहब, ठीक है भट्ट साहब, थैंक यू जी नईम साहब प्लीज कंटिन्यू। नवाज शरीफ साहब जो है 3 अदवार में वो पाकिस्तान के डील करके वजीर आजम रहे, फिर उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को आगे कर दिया कि वो वजीर आजम बन जाए, फिर 5वीं दफा भी शहबाज शरीफ साहब, यानी कि एक खानदान ही अपने अंदर ही कोई भतीजी जो है वो बन रही है वजीर आला और चाचू जो है वो वजीर आजम बन रहे हैं। कभी हमजा की बारी है, कभी किसी की बारी है, और इसी तरीके से आप देख लें जरदारी खानदान भी, उनके अंदर भी यही चल रहा है कि अब्बा होगा, अम्मा होगी, बेटा होगा, फिर पोता होगा, फिर पोती होगी। तो ये इसी तरीके से मरूसियत जो है ना इनकी नस्ल के अंदर जो है, क्योंकि ये सियासत को इबादत समझ के नहीं कर रहे, सियासत को ये कर रहे हैं कारोबार समझ के, कारोबार करके ये समझ के ये सियासत में आते हैं। फिर करप्शन, लूट मार, पैसा बनाना, जदादे बनाना, अकाउंट्स बनाना, सारा कुछ लेकर बाहर लंदन चले जाते हैं। अगर इनका इंटरेस्ट पाकिस्तान के अंदर होता तो पाकिस्तान के लोग इनको प्यार करते, पाकिस्तान के लोगों से इनकी मोहब्बत होती। इनको तो पैसे से मोहब्बत है, इनको तो अपने कारोबार से मोहब्बत है, ये तो अपनी प्रॉपर्टियां बाहर बनाते हैं। तो जब आप अपनी प्रॉपर्टियां बाहर बनाएं और लोगों को कहेंगे पाकिस्तान के अंदर आकर करें, तो ये नहीं हो सकता। दूसरी चीज, पाकिस्तान के अंदर उस वक्त मैशत ठीक होती है जब आपके मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ हो। जब आपने 2 नंबर तरीके से करप्ट लोगों को आकर बिठा देना है, जिन्होंने सारा दिन कानून साजियां करनी है कि इस मुल्क की आवाम को महकूम रखा जाए, उनका जो पैसा लूटा हुआ है या जिस तरीके से वो आए हुए उसके ऊपर पर्दा डाला जाए, चाहे उसमें अदलिया को कंट्रोल करना हो, चाहे कोई और लॉज बनाने हो, तो इनका सारा फोकस इस चीज के ऊपर। उसके अंदर आकर ये लोगों के ऊपर मुकदमात भी बना रहे हैं, गिरफ्तारियां भी कर रहे हैं और जेलों में भी डाल रहे हैं, सारा कुछ कर। इनकी तवज्जो पाकिस्तान के लिए नहीं है, ये तो बाहर सारा इनका इंटरेस्ट है। और तो हमें एजेंट की बातें करते हैं, मुझे बता दें कि जो जफियां डाल रहा था शहबाज शरीफ, जो कह रहा था कि मैंने जाना है जी, इंडिया जाना है, मेरी बात हुई है जी, दावत हुई है, उधर से इधर आएगा, मोदी की तारीफें कर रहा है, मुबारकें दे रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को जो है वो गुमराह कर रहे हैं। लोगों को एक अगर आप ये कहने कि चंद इश्तिहारात देकर अपने टिकर चलवा देंगे या अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस चलवा देंगे या अपना बयान चला देंगे, तो लोग आपकी हकीकत जानते हैं। टीवी चैनल के ऊपर या टिकटॉक बनाकर वीडियो अपलोड करने से आपका मोराल बुलंद नहीं हो सकता, या लोगों में आपकी पॉपुलैरिटी
अच्छे अल्फाज में नहीं हो सकती, बल्कि लोग अगर आपको जानेंगे ना तो गंदे नाम से। काजी फाइज साहब वो भी मशहूर है, लेकिन किस नाम से कि उनके साथ जो उन्होंने नाइंसाफी की उस वजह से। तो इसी तरीके से इनका रोल है। विलन वो भी मशहूर होता है और हीरो भी मशहूर होता है। हीरो है इस वक्त कैदी नंबर 804 और विलन ये सारे हैं, ये भी मशहूर हैं, लेकिन ये गंदे होकर मशहूर है। अपनी कब्र मेरा ख्याल अगर बेहतर करनी है उसमें आपने जाना है, और अगर आप समझते हैं कि अगला जान भी आपका आसान हो तो अपनी पॉलिसी बदलनी होगी, सरेंडर करना होगा। अच्छा। बल्कि ये नहीं होगा कि आप किताब अदालत में जाएं और वहां पर दरखास्त दें जी कि नवाज शरीफ, जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी का रेफरेंस जो है वो वापस कर दिया जाए क्योंकि नैब के अंदर तरमीम हो गई हैं। अब गाड़ियां लेना ही मना है, गाड़ियां ली नहीं जा सकती, और अब ये दरखास्तें देते फिर और इमरान खान के ऊपर कहते हैं जी नैब तरमीम को उसने फायदा ले लिया। भाई वो आज भी जेल में पड़ा है, वो भागा नहीं है, उसने एग्रीमेंट नहीं किया, उसने नहीं कहा कि मेरे प्लेटलेट्स कम हुए हैं। आपने कहीं देखा है कि जहाज की तस्वीर आई हो कि लंदन में गया हो? नवाज शरीफ की तो आपने अभी भी देखी है, उधर से अमेरिका जा रहा है जिनकी तरफ से हदायत देता है। तो ये है। चलें, मेरे ख्याल से मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है क्योंकि अब 1 मिनट रह गया, तो गुफ्तगू को हम कंक्लूड नहीं करके बाद में नासिर भट्ट साहब आपका मौक़िफ़ भी लूँगी और मैं काफ़ी देर से खामोश है दानियल साहब आपकी तरफ भी आऊँगी। वेलकम बैक नाजरीन। नासिर भट्ट साहब मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। नईम पंजोता साहब ने ब्रेक से पहले कुछ गुफ्तगू की थी, यकीनी तौर पे आप जवाब देना चाह रहे थे, लेकिन मुझे सॉरी ब्रेक का कहा जा रहा था तो मैं आपकी तरफ नहीं आ सकी। जी उसके बाद मैं आपकी तरफ आ रही हूँ दानियल अजीज साहब। जी नईम पंजोता साहब आप सुने, आपका इमरान खान साहब, आपको पहले जब बाहर होता था ना जुआ खेलता था, जुआ उसने अपनी बुक में लिखा हुआ कि मैंने अपने जो नुकसानात है वो जुआ खेल के पूरे करता था। दूसरी बात यह है उसका जो ससुर है ना गोल्ड स्मिथ, वो उसका जो ससुर गोल्ड स्मिथ है, ये एक पूरी वो कहते हैं कि लॉन्च हुई थी चीज के इमरान खान को अपना जवाई बनाना है, फिर इसको पाकिस्तान भेजना है, और उसके बाद इसराइल के जो कहते हैं ना कि जो ताल्लुकात पाकिस्तान से ठीक करने हैं। और मुझे आप एक बात बताएं कि नवाज शरीफ का तो बिजनेस है, कारोबार करता है, इमरान खान ने आज तक कौन सा कारोबार किया है? लोगों की जेबों से पैसे निकाले हैं, लोगों के जेबों से पैसे निकाल के उसकी जो बहनें हैं ना, वो जो अलीमा खान कहती है कि भाई जो दुबई में जायदादें कैसे बनाई है, तो वो कहती है मैं तो मशीनों का कारोबार करती हूँ, वो मशीनों से उसने पैसे बनाए हैं। तो आप लोगों को लॉन्च करके 2018 में RTS बंद करके इमरान खान, आपको पता है ना कैसे वज़ीर आज़म बना था? अवाम की वोटों से नहीं बना था। उसको उसके लिए वो कहता है मुझे चीफ जस्टिस मेरा हो जाए, जैसे तो था अपना साकिब निसार, आर्मी चीफ मेरा हो, ISI का सरबराह मेरा हो, जिसका नाम था फैज अमीर। तो बात यह है कि इमरान खान ने तो हमेशा लोगों की जेबों पे नजर रखी है और पैसे निकाले हैं सारी जिंदगी। आप मुझे बताएं, बुजदार जो था वो 3 साल वज़ीर आला रहा, तो बुशरा बीबी और एक वो भाग के चली गई है बाहर, मेरे जहन में उसका नाम नहीं आ रहा, वो ना बोले भाग के चला गया कोई बाहर ना, फिर जी फरागोगी नहीं भाग के नहीं चला गया, वो चोरी करके पैसे बाहर चली गई। अच्छा। बुशरा बीबी 4 साल पंजाब का सारा, वो DSP जब चेंज होता था उसके पैसे लेते थे, कमिश्नर चेंज होता था उसके पैसे लेते थे। तो इमरान खान का एजेंडा एक ही था। आप मुझे बताएं, आप मुझे बता दें, मैं आपसे पूछता हूँ इमरान खान क्या कारोबार करता है? उसका बनी गाला का घर उसने कहाँ से लिया है? तो बात ये है कि आप अपने जो बातें करते हैं, इमरान खान ने लहराया था ना वो एक मेरे खिलाफ अमेरिका ने साइफर, आज 28 और साइफर अभी क्या हुआ? अब वो बड़े फखर से कहता कि मेरे लिए अमेरिका के जो सेनेटर ने लिखा कि इमरान खान को जेल से बाहर लाओ। इसराइल भी की अखबारों में लिखा जाता है कि इमरान खान को जेल से बाहर लाओ। तो इमरान खान का एजेंडा तो ये है। और आप ये याद रखें कि अब लोग इतने बेवकूफ नहीं है। आपका साकिब निसार क्या करता रहा? वो कहता था मैं 3-4 MP वैसे उठा के बाहर फेंक दूंगा। नवाज शरीफ को पनामा में वो केस चलाया, कुछ नहीं मिला, तो उसने कहा अच्छा आपने बेटे से तनख्वाह ली, नहीं ली जो बनती थी। वो आसफ सईद खोसा था, इमरान खान को कहता है यार मेरे पास केस लेके आओ पनामा वाला, हम आपको इंसाफ देते हैं, हम आपका सारा काम करते हैं। वो एक जज था जो अरशद मलिक के सर के ऊपर बैठा था, एजाजुल हसन, जो अब जो भाग गया, उसने चीफ जस्टिस बनना था, ठीक है।
उस जज अरशद मलिक ने क्या कहा कि मेरे ऊपर इजाजुल हसन बैठा था और मुझे कहता था नवाज शरीफ को सजा दो, उसकी बेटी को सजा दो। वो जो ISI का सरबराह था उस वक्त फैज हमीद, वो चला गया हाई कोर्ट के जज के पास कि भाई ऐसा करें, नीचे हमने एक फैसला कराना है, उसमें नवाज शरीफ को सजा होगी और आपने नवाज शरीफ को जमानत नहीं लेनी। उसने कहा जी केस कौन सा है? उसने कहा जी नीचे हमने मैनेज कर लिया है, अब आपसे हम इसलिए कहने हैं कि नवाज शरीफ बाहर ना आए। तो बात यह है कि फिर उसने कहा कि हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। तो बात यह है कि 2018 में जो कुछ हुआ, नवाज शरीफ को तो आपने नुकसान दिया उसका। मैं कहता हूँ जी, मियाँ साहब कहता है कि मैं तो सह लूंगा जो कुछ किया, लेकिन इस कौम का क्या बना? उस वक्त पेट्रोल कितने का था, चीनी कितने की थी, लोग रोटी खा रहे थे। आप लोगों के आने के बाद वो आपके रस्तू कहते थे कि हमें नहीं जाएंगे IMF के पास, और 3 महीने बाद आज जब IMF के पास गए, उसके साथ आपने जो मुआहदे नईम साहब कानों को हाथ लगा रहे हैं आपकी बातें सुन के भट्ट साहब, और दानियल अजीज साहब मुस्कुरा भी रहे हैं, इंतजार भी कर रहे हैं। अगर आप इजाजत दे दें, दोनों मेहमान नाराज ना हो जाएं। भट्ट साहब चले थोड़ा सा ना आप भी सांस ले लें, अब आज ज्यादा एनर्जेटिक लग रहे हैं आप, बहुत ज्यादा आप आज बातें करें। जी 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 बोलते हैं, और जब इतना ज्यादा झूठ बोले तो फिर इसका अब जो कुछ इमरान ने किया उसकी सजा वो पाएगा। चले पकड़ रहा है, मैं बस आ जाऊं। ठीक है, आप कह रहे सजा पाएंगे, लेकिन वो तो गंडापुर साहब, उमर अयूब साहब, दानियल अजीज साहब कह रहे हैं कि ये तो खान साहब बाहर आने वाले हैं। ये क्या बात है? हुकूमत में बैठे हैं, सेनेटर है नासिर भट्ट साहब जो कि नून लीग से हैं, उनके मुताबिक इमरान खान साहब सजा पाएंगे। उमर अयूब साहब और ये जो गंडापुर साहब हैं वो कह रहे हैं कि वो बाहर आएंगे, और बहुत से लोग इस बारे में तजिया दे रहे हैं कि जी अमेरिका से, बरतानिया से प्रेशर आ रहा है, या पता नहीं ट्रंप साहब के आने की उम्मीद से इस तरह की बातें की जा रही है। PTI की सीनियर लीडरशिप की जानिब से आप कैसे देख रहे हैं दानियल अजीज साहब? बट सर मैं आपकी तरफ आती हूँ जी। दानियल अजीज साहब जी, मैंने अब पानी पी लिया, आप बात जी। दानियल अजीज साहब आपको आवाज आ रही है? दानियल अजीज साहब जी मुझे आ रही है, बहुत मेहरबानी, थोड़ी सी कट के आ रही है। मेरे ख्याल में भट्ट साहब ने अपना कुछ जुमला मुकम्मल नहीं किया था, तो आप बीच में मेरे से सवाल पूछना शुरू की, तो उसकी वजह से थोड़ी इंटरफेरेंस थी। लेकिन बहरहाल मुझे समझ आ गई आपकी बात। पिछले 5-6 मिनट से बात कर रहे थे, मैंने आप लोगों का एहसास किया कि आप लोग नाराज न हो जाए कि आप दोनों खामोश है तब से। भट्ट साहब मुस्कुरा रहे, बड़ा जिंदा दिल शख्स है भट्ट साहब। जी 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 दानियल साहब नाराज होना जी। मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहूँगा जी कि ये जो बात, ये जो गुफ्तगू जारी थी, इसमें ये जो एक इल्ज़ाम तराशी और ये जो बैक एंड फोर्थ चलती है, इसमें अभी मेरा मसला जो है वो ज़्यादातर अवाम के साथ मुंसलिक है कि महंगाई और बेरोज़गारी का जो यकीनी खात्मा है वो किस तरह से हो सकता है। लेकिन ये साथ साथ मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो साकिब निसार साहब थे, इनकी हुक्मरानी, ये जब चीफ जस्टिस थे उस वक्त मुझे नायल कर दिया गया एक लफ्ज़ पे जो लफ्ज़ स्क्रिप्ट था, और हमने कहा कि जी हम बुलाना चाहते हैं अपनी दफा में मखदूम जवेद हाशमी को, जो कि प्रेसिडेंट थे PTI के, और उन्होंने पाकिस्तानी अवाम को बताया था कि स्क्रिप्ट का लफ्ज़ क्या है। क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं जब इमरान खान के साथ ये डिस्कस करता था कि पोलिटिकल हालात ठीक नहीं है, तो वो मुझे कहता था कि आप फिक्र ना करें, स्क्रिप्ट जो है वो तैयार हो गई है, आर्मी ने जुडिशरी के साथ मिल के मियाँ नवाज शरीफ को निकालना है वजारत उज़्मा से, और यहाँ से स्क्रिप्ट का लफ्ज़ आया। तो वो जब हमने उनका कि जी उनको हम बुलाते हैं, तो वो बता देते हैं आपको स्क्रिप्ट का लफ्ज़, क्योंकि मेरे ऊपर जो इल्ज़ाम लगा था वो ये था कि मैंने स्क्रिप्ट का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया, वो तो हमें इन्होंने सिखाया था, मखदूम जवेद हाशमी ने। तो एनीवे कहने का मकसद ये है, वो केस था जो हनीफ अब्बासी केस है, जिसमें इमरान खान साहब के ऊपर इल्ज़ाम था कि उन्होंने न्याजी सर्विसेज बनाई है और उसको डिक्लेयर नहीं किया था, और उसमें वाज़ेह तौर पर साकिब निसार साहब ने जो जहांगीर तरीन को सजा दे दी और उनको सादिक को अमीन डिक्लेयर कर दिया, वो बात अब पूरा चक्कर काट के वापस आई है। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाले केस में मैं आपको थोड़ा सा न्यूज़ दे दूं आपके नाजरीन को कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनाया है, उसमें एक टेस्ट था, फिट एंड प्रॉपर टेस्ट, HMRC है, हिज मैजेस्टीज रेवेन्यू एंड कस्टम सर्विस बरतानिया की, जो उनकी जो FBR है, और उसके तहत जो फिट एंड प्रॉपर टेस्ट है वो उसमें एलिजिबल, वो पास नहीं होता जिसने टैक्स चोरी की हो। ठीक है। और इसमें जो ऑफशोर बनाया जाता है, ऑफशोर ये जैसे कि न्याजी सर्विसेज था, ये महज इसलिए बनाया गया था ताकि बरतानवी टैक्सेस से बचा जा सके, और ये बिल्कुल उन्हीं की थी। और ये जो उनका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के
चांसलर के इलेक्शन से डिस्क्वालिफिकेशन हुई है, उसमें एक बड़ी वजह ये थी कि वो टैक्स चोरी में न्याजी सर्विसेज बनाकर तो वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही नहीं पूरी की उन्होंने। तो ये जो इंटरनेशनल अदारे हैं वो ये बयान कर रहे हैं। इधर साकिब नसार साहब जो है वो बैलेंस करके अपनी जो भी तरकीब चला रहे थे वो चला रहे थे कि ये सादिक और अमीन है, अब इसमें नाइट एंड डे का फर्क है। तो वो रेफरेंस बनना चाहिए अब साकिब नसार के खिलाफ, और साकिब नसार के ऊपर जो है ये पीटीआई को भी वहां पर एहतजाज करना चाहिए। अगर इंसाफ है तो फिर इंसाफ बराबरी का करें, क्योंकि ये बात तो सामने आ गई। तो इसमें मैं समझता हूँ कि जो असल बात है वो अनफॉर्चुनेटली टॉक शोज में होती नहीं है। असल बात क्या है कि पाकिस्तान में जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है, जिसमें 51 आइटम्स हैं जो रोजमर्रा की अशिया हैं, उसमें पिछले तीसरे हफ्ते से इजाफा होता जा रहा है और वो 15% तजाविज कर गई है। और आपकी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और आपकी जो IMF है, जो आपकी एशियन डेवलपमेंट बैंक है, वर्ल्ड बैंक है, जो फिच है, मूडीज है, ब्लूमबर्ग है, वो सारे कह रहे हैं, पाकिस्तान की स्टेट बैंक कह रही है सबसे बड़ी बात कि 13.5% तक महंगाई इस साल जा सकती है। तो इधर हम एक दूसरे को थपकियां दे रहे हैं कि 6.9% सितंबर में हो गई है, तो ये बड़ा हमने कमाल कर दिया है। लेकिन जितने भी अदारे हैं वो कह रहे हैं कि औसतन इस साल जो है ये जून 30 को खत्म होना है, उसमें ये 13% तजावुज, इसका मतलब है वो दुगनी होनी है, तो फिर ही ये औसत जो है वो 13% तक जा सकती है ना, अगर अभी 6% है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि एक नया रेला महंगाई का आ रहा है, बजाय कि हम उसके बारे में बात करें जिससे पहले ही कौम पाकिस्तान की शिकस्त और रेख्त हो गई है। जो बेरोजगारी का इस वक्त सूरत हाल है, 4 साल के लिए इमरान खान साहब भी इसमें गुनाहगार हैं। ये मौजूदा PDM वाली हुकूमत जो माजी की थी और अभी वाली भी ये इसमें लैक्स है, क्योंकि जो लेबर फोर्स सर्वे है वो तयन करता है कि किस किस उम्र के कौन कौन से लोग जो हैं वो उनको मुलाजमत नहीं मिल रही, और उससे तय होता है जो शरह होती है जिसको जो नौकरियां नहीं मिल रही लोगों को। तो बजाय कि हम उन चीजों के बारे में फिक्रमंद करें, बार बार पाकिस्तान में जो सर्वे है निजी भी और हुकूमत के भी, वो ये बता रहे हैं कि महंगाई और बेरोजगारी पाकिस्तान का नंबर 1 इशू है। लोगों को परवाह नहीं है कि साकिब नसार जो है वो इस वक्त अंगड़ाइयां लेके कौन से नाश्ते कर रहा है, कौन से खाने खा रहा है, या किसने पेट्रोल डाला, ये जो अभी जस्टिस साहब फारग हुए इनकी गाड़ी में, या इनका क्या किरदार था। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसमें जो है, मैं समझता हूँ, मैं सुनना चाहूंगा मैं अपने PTI वाले भाई से भी और नून लीग वाले भाई से भी कि इसका आगे क्या प्लान है, क्योंकि मौजूदा हुकूमत जो है उन्होंने तो 14 अगस्त को अनाउंस करना था इकोनॉमिक प्लान, और वो 14 अगस्त से पहले हमें बताते चले आए कि ये बाहर से कंसल्टेंट आए हैं और यहाँ पर इतनी कमेटियां बनी है, टास्क फोर्सें बनी है, और वो बिल्कुल उसको अमली जामा बनाने के लिए तैयार हो गए। 14 अगस्त को उसका अनाउंसमेंट होनी है, तो 14 अगस्त को तो अनाउंसमेंट हुई कोई नहीं। और अब वो पता चला है कि जिसको इजाजत नहीं है करीब जाने के फाइनेंस मिनिस्ट्री के, जिनका नाम इसाक डार है, वो उनको मुसवदा भेज दिया गया। जैसे कि वो कहते थे कि IMF की ये फॉरेन कंस्पिरेसी है पाकिस्तान के खिलाफ जो IMF कर रही है, तो अब तो वो फॉरेन ऑफिस में है, तो उन्होंने क्या वो पकड़ लिया है फॉरेन कंस्पिरेसी, जिस वजह से वो फाइनेंस मिनिस्ट्री में नहीं है। ये क्या हो रहा है? बजाय कि हम महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ पुख्ता इक़दाम और एक संजीदा पॉलिसी बनाए, हम इधर उधर की बातें कर रहे हैं और लोग पिस रहे हैं, लोग भाई को कत्ल कर रहा है, गरीब तो मिट गए। अभी फिर सर्दियां आ रही हैं और गैस की कीमतें बढ़नी है। ठीक है, अवामी जो मसाइल है, अवामी इश्यूज जो हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो नजरअंदाज हो रहे हैं इन मामलात में। ठीक है, अच्छा जी, आपकी तरफ मैं आती हूँ नईम पंजोता साहब। एक तो दानियल अजीज साहब आपको भी मुखातिब कर रहे थे कि PTI वाले जो साहब हैं उनसे ज़रा ये पूछ के बताइएगा आपका इन बातों पे क्या ख्याल है। दूसरा, आपकी पार्टी पर आपके मुखालिफिन की जानिब से तनकीद की जा रही है कि जो आपके जो सीनियर लीडरशिप है, अगर उनको ऐसा लगता है कि इमरान खान बाहर आने वाले हैं, बानी चेयरमैन PTI, तो शायद उसकी वजह ये है कि अमेरिका से और बरतानिया से खतूत आ रहे हैं, प्रेशराइज़ किया जा रहा है, या फिर शायद ट्रंप साहब के आने की जो एक एक्सपेक्टेशन है, एक उम्मीद है, एक होप है, उसके तनाजुर में इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। देखिए, महंगाई सब जरा मैं नईम साहब से बात करूं। जी आती हूँ, साहब आपकी तरफ आती हूँ। जी नईम साहब, जहाँ महंगाई मुल्क के अंदर जो मसाइल हैं हमारे मुल्क का आवाम को, और जो आज बेरोजगारी की वजह से लोग मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, तो उसकी वजह जो है सिर्फ और सिर्फ ये है कि मुल्क के अंदर कानून और आइन की बालादस्ती नहीं है। मुल्क के अंदर अगर चोरी मैंडेट करके ऐसे लोग बिठाए जाएंगे जिनको आवाम की राय ही नहीं होगी, तो वो कभी भी नहीं चाहेंगे
कि अवाम खुशहाल हो, बल्कि वो अपने अकाउंट्स बनाएंगे, जायदादें बनाएंगे, जो कि आप शरीफ खानदान की शक्ल में देख रहे हैं या जरदारी खानदान के, वही बार बार शक्लें चेहरे बदलते रहते हैं, बड़ा भाई छोटा भाई। तो सबसे पहले आपको आपके मुल्क का सरबराह जो है वो ठीक आदमी होना चाहिए, ऑनेस्ट आदमी होना चाहिए, जिसको अवाम का दर्द हो, जिसको अवाम का ख्याल हो, जो कानून और आइन की बालादस्ती की बात करो, जिसकी पूरी स्ट्रगल जिंदगी की यही हो कि हमने हमारे तमाम इदारे अपनी जुरिस्डिक्शन में रहे, जहाँ वो समझता हो पूरी जिंदगी उसका एक ही नारा हो कि हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क अवाम की राय के मुताबिक चले, ना कि कोई एक शख्स जो है उसकी मंशा के मुताबिक चले। तो वो मेरा ख्याल में कोई और नहीं है तो इमरान अहमद खान न्याजी साहब हैं। और जहाँ बात है कि उनको रिहा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो बिल्कुल बिल्कुल उनको रिहा करना चाहिए। तमाम केसेस झूठे हैं। साइफर केस आपने बनाया, आप एक्सपोज हुए, वही शहबाज शरीफ साहब मीटिंग के अंदर बैठे हुए होते थे और वो कहते थे कि जनाब हम डीमार्च करेंगे क्योंकि बाहर से जो इस साइफर के अंदर जो है लफ्ज इस्तेमाल किया गया है या अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं वो नामुनासिब हैं, वो ठीक नहीं है, तो लिहाजा अब डीमार्च होगा। तो डीमार्च किस चीज़ के ऊपर हो रहा था अगर वहाँ से मुदाखलत हुई नहीं है? तो मुदाखलत के जरिए ही वहाँ पर ये सारा प्रोसेस किया गया। सिंध हाउस के अंदर मंडियाँ लगी और एक अदम एतमाद, एक ऐसा वज़ीर आज़म अवाम ने उसे मुंतखब किया और आपने वो मंडियाँ लगाकर उनके कहने के ऊपर उसको हटा दिया, रजीम चेंज ऑपरेशन लेकर आए। और जहाँ बातें करते हैं बंदयाल की, बंदयाल ने ही रात को 12 बजे अदालत खोल कर इमरान खान साहब को कहा था कि आप घर जाएं। तो कौन सी फेवर है उसने इमरान खान को दे दी, मुझे बता दें। आपने रेंजर ने हमला किया हाई कोर्ट में, जिस पर आमिर फारूक जो आज भी बैठे हुए हैं और मुसलसल पूरी जितनी सपोर्ट हो सकती है इनकी कर रहे हैं, उन्होंने उनसे एक लफ्ज नहीं लिखा गया कि ये गैर कानूनी गिरफ्तारी थी। जो ही सुप्रीम कोर्ट में आया तो वहां पर उन्होंने खोल दिया मामला। उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल ये इलीगल अगवा था, अरेस्ट था, इसको जो है इलीगल किया गया है। एक साबिक वजीर आजम के ऊपर आप इस तरह से करते हैं और फिर झूठे मुकदमात बनाकर, सिर्फ एक नहीं है 100 से ज्यादा, कोई दफा 144 पे बन गया है। तोशाखाना में एक केस बना, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा शुरू हुआ है, यानी केस ही नहीं है आपके पास कोई। और आप ये कह रहे हैं कि जनाब वो देखें जी उसने जो है वो लीगल बैठा हुआ है। बिल्कुल इलीगल बैठे हुए हैं। इलीगल किया है काम जिन्होंने गाड़ियां ली हैं। इमरान खान ने पैसे देकर कोई चीज ली तो उसके ऊपर भी सजा काट रहा है और उसने काटी है और उसकी सजाएं खत्म होने के बावजूद नया केस बनाया गया। लेकिन जिन्होंने गाड़ियां ली जो ली नहीं जा सकती थी, आज वो दरखास्तें दे रहे हैं कि हमारा केस जो है वो वापस किया जाए, क्योंकि नैब तरमीम जो हमने अपने फायदे के लिए की थी उसका हमने रिजल्ट लेना है और उसका रिजल्ट ये है कि हमारे केस वापस किए जाए। अगर नैब तरमीम के अंदर आवाम को फायदा देना होता तो क्यों ये दरखास्तें लेकर जाते उधर? क्यों कहते कि तोशाखाना से जो गाड़ियां ली गई हैं उसका केस वापस किया जाए? आप सजा भुगते ना, आप डील करके आएंगे, आप डील करके बैठेंगे। आपने कौम को बेवकूफ समझा हुआ है। कौम बेवकूफ नहीं है, कौम समझती है। तमाम मसाइल हल होंगे जब आपका हुक्मरान जो है वो अवामी मैंडेट का जनमन आदमी आएगा। जब तक आप ये बैठे रहेंगे तब तक यही सिलसिला चलता रहेगा। इसराइल की हमारे ऊपर बात करते हैं तो अमेरिका के कहने के ऊपर तो आपने किया, इसराइल की तो आप गुण गाते हैं। इमरान खान ने तो क्लियर मौक़िफ़ रखा है फ़लस्तीन। उन्होंने कहा है कि क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो मौक़िफ़ रखा था कि हम उसको रियासत तस्लीम नहीं करते। मेरा भी मौक़िफ़, आज भी इमरान खान का ट्विटर बड़ा पर, आज भी हमारे हर रोज़ उनके हवाले से बयान आते हैं। आज भी हम फ़लस्तीन के साथ खड़े, आज भी हम सेंट्रल मुश्ताक के गिरफ्तारी के ऊपर बात करते हैं कि उसको क्यों किया गया, क्योंकि उसने गजा के हक में मार्च किया। और गिरफ्तार करने वाले कौन है? आप ही नहीं। इक़्तिदार के अंदर जैसे भी बिठाया गया है तो आप, हुकूमत तो आपकी है, तो फिर आप क्यों उसे गिरफ्तार करते हैं? क्यों उसकी आवाज़ बंद करते हैं? आप समझते हैं कि आवाम की आवाज़ बंद करके, ट्विटर बंद करके, मीडिया के ऊपर पाबंदी लगा के, सहाफ़ियों को उठा के तो लोगों को दबा देंगे, आवाज़ बंद कर देंगे? या ऐसे कानून लेकर आएंगे जिससे आवाम को डराया जा सके, डेफेमेशन ला गया, फलाना ला गया, ताकि लोग बात ना करें? क्यों ना करें? लोग राय रखते हैं, लोग समझते हैं, लोगों के अंदर सूझबूझ है, पढ़े लिखे लोग हैं, तो लोगों ने बोलना है। आप अपना कंडक्ट तब्दील करें और अगर आप समझते हैं आप हकीकी मायनों में मुल्क की फलाह चाहते हैं तो सबसे पहले खुद की गिरफ्तारियां दें, क्योंकि जो लूट मार की है सबसे पहले अपना हिसाब दें और अवामी नुमाइंदे को आने दें। जी भट्ट साहब, बस मैं ये नहीं पचोता साहब पे क्या कहते हैं, कोई मैं हंस ही सकता हूँ। अगर गुस्से में आया तो कहेंगे क्या कह रहे हैं आप। अभी तक उधर 3 साल जब इमरान खान मुसल्लत हुआ, मुझे उसका एक काम बताएं जो तरक्की का है। नवाज शरीफ ने मोटरवे बनाए, नवाज शरीफ ने बिजली का जो शॉर्ट फाल्ट है वो खत्म किया। इधर जब कराची में दहशत गर्दी थी वो खत्म की। अब आप प्लीज मेरी सुने। इमरान खान ने क्या किया,
उसने कतर में मीटिंग करके तो तालिबान को रिहा किया। 40,000 कैदी जो इधर बंद थे जेलों में वो रिहा किए, जिसकी सजा हम आज भुगत रहे हैं। इमरान खान ने जिंदगी में एक ही काम किया है कि किसी तरह इसराइल को एक्सेप्ट किया जाए, उसके झंडे पे चले। मैं दानियाल अजीज साहब की बात को मानता हूँ कि हम अगर इकट्ठे अपोजिशन और हुकूमत ये सोचे, अपोजिशन को भी चाहिए कि भाई हम पाकिस्तान के जो हालात हैं उनको ठीक करें, अवाम के हालात को ठीक करें, उसके लिए हम एक पेज पे आ जाएं। हमने अगर इलेक्शन के मुतालिक हमारे कुछ तफाज़ात हैं तो वो भी अपोजिशन और हुकूमत ने बैठ के इसका हल निकालना है। इमरान खान इस तरफ नहीं आता। इमरान खान जब वज़ीर आज़म बना था, चोरी वोट करके जब उसको बनाया गया था, तो उसने एक दिन भी अपोजिशन से बात नहीं की। शहबाज शरीफ जब अपोजिशन लीडर बने तो उन्होंने तकरीर में कहा था कि हम पाकिस्तान की मजबूती और जमहूरियत की मजबूती और मईशत की मजबूती के लिए इमरान खान का साथ देंगे। तो इमरान खान ने कहा था मुझसे एनआरओ मांग रहे हो। तो इमरान खान का तो एजेंडा ही कुछ और है। चले मेरे पास वक्त की कमी है, मुझे अब आखिरी कमेंट लेना है दानियाल अजीज जी। भट्ट साहब एक बात है, जी प्लीज अभी वक्त है। इमरान खान वो इसराइल का वो तो कहता था कि मैंने अमेरिका ने मेरे खिलाफ साजिश की। अब तो अमेरिका उसके लिए वो जो उसके सेनेटर उसने खरीदे वो तो उसके लिए लेटर लिख रहे हैं। ये हमारा अंदरूनी मामला। अब इमरान खान क्या कहता है कि अमेरिका उसके लिए क्या कर रहा है? तो कुछ तो भाई टाइम की कमी है जरा। ठीक है, आप जी क्या कह रहे हैं नईम साहब? मैंने कहा सेनेटर्स हम खरीदने वाले होते ना, या हमारा कंडक्ट होता सेनेटर्स या मैंने खरीदने वाला, तो ये कभी भी तरमीम पास ना होती। आप अपनी मिसालें इमरान खान के ऊपर ना दें। नईम साहब चेयरमैन सेनेट है, बाहर 55 वोट उसके खिलाफ निकलते हैं, अंदर वो जब जाते हैं तो वो 15 रह जाते हैं। आप तो ये सोचे कि वो वोट किधर जाते थे, वो फैज हमीद और भाजपा क्या कुछ करते रहे इस मुल्क के साथ इमरान के कहने पे। आप तो एक नहीं, आप तो 15 सेनेटर को अंदर जाके बॉक्स में चेंज करा देते थे। वो भी याद करें भाई, कुछ खुदा को भी करें, सच्ची बात करें, सारा कुछ भूल जाए। और अब भी वक्त है कि हुकूमत के साथ बैठे। चले वक्त की आप बात कर रहे हैं, वक्त थोड़ा कम है, प्रोग्राम की क्लोजिंग की तरफ जाना है। ठीक है, चलिए जी नईम साहब, चले ठीक है। नासिर भट्ट साहब, दानियाल अजीज साहब, आपका लास्ट कमेंट, लास्ट 20 सेकंड प्लीज। बस इस बात से थोड़ा सा हैरान हूँ कि ये जो हमारी ऑपोजिशन है वो महंगाई के ऊपर और बेरोजगारी के ऊपर तो बात करने के लिए भी तैयार नहीं। आज आपने एक पॉइंटेड सवाल पूछा, मैंने भी गुजारिश की अपने साथी को, ये जो टॉक्स में, कि आप काइंडली इस पे ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालें, लेकिन इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है। बल्कि आप हैरान होंगी ये सुन के कि जो सबसे पाकिस्तान में रिकॉर्ड महंगाई हुई है, उसकी जो बुनियाद थी वो उस वक्त रखी गई जब कोविड के बाद जो पैसे बाहर से आए थे उनका नाजायज इस्तेमाल हुआ। और वो सारा डिटेल मेरे पास है और मैं बार बार कहता हूँ कि वो मैंने इंशाल्लाह बताना है। और वो दिन आ गया, आप शायद नेक्स्ट वीक वो इंकशाफात सामने आ जाए आपके। ठीक है जी, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया जी, वक्त की कमी का बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल की ज़िंदगी ने वफा की दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।